नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड टुनाइट में। मैं हूं आलोक सिंह। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे कि कैसे बात बात पर भारत पर सवाल खड़ने वाले पश्चिमी मीडिया को अपना सच नजर नहीं आता। दिखाएंगे 10 दिन बाद सामने आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरें भी, और बात होगी 100 साल के स्काई डाइवर की। पर शुरुआत करते हैं 10 मिनट में दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। आईएमएफ चीफ क्रिस्टिन लेगार्ड ने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रही इकोनॉमी बनने की राह पर है। आईएमएफ चीफ ने आज प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। आईएमएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए देश की विकास दर 7.25% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि अगले वित्त वर्ष में ये 7.5% रह सकती है। इतना ही नहीं, 2019 तक भारत की जीडीपी जापान और जर्मनी की कुल जीडीपी से भी ज्यादा होगी। With the economy of India, I was able to confirm my impression that India is the bright spot of the global economy, that there is what I call a seize the moment time for the Indian economy. There is clearly a renewed confidence from the rest of the world, which is looking at India with envy for some, because it is of all the large economies the one that is growing the fastest. वहीं क्रिस्टिन लेगार्ड ने कहा कि भारतीय महिलाएं अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। I was able to also discuss the empowerment of women and the fact that women can be a huge contributor to the Indian economy. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने 10 दिनों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने की बात को अफवाह करार दिया है। पुतिन पिछले 10 दिन से गायब थे और दुनिया भर में उनकी सेहत वगैरह को लेकर काफी खबरें चल रही थी। पुतिन ने सोमवार को इन सारी खबरों को अफवाह बताते हुए कहा कि अगर अफवाहें न होती तो हम बोर हो जाते। सोमवार को पुतिन ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति अल्माज़बेक अताबायेव से सेंट पीटर्सबर्ग के नजदीक कॉन्स्टेंटिनो पैलेस में मुलाकात की। पुतिन के गायब होने का सवाल तब खड़ा हुआ जब पुतिन ने अचानक से कजाकिस्तान की यात्रा रद्द कर दी और 5 मार्च से पुतिन कहीं भी सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए। इस दौरान उन्होंने कई मीटिंग भी कैंसिल की और रूस की आंतरिक खुफिया सेवा की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। इससे पहले पुतिन साल 2000 में कर्स्क पनडुब्बी डूबने के बाद कुछ दिन के लिए लापता हो गए थे और फिर साल 2012 में जब आतंकियों ने मॉस्को में एक थिएटर पर कब्जा कर लिया था, तब भी पुतिन जनता के सामने नहीं आए थे। वहीं हाल ही में रूसी विपक्षी नेता बोरिस नेमेत्सोव की हत्या का आरोप भी पुतिन पर लगा है। हालांकि इस घटना को पुतिन के गायब होने से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। पुतिन रूस के राष्ट्रपति तो हैं ही, लेकिन उनकी गिनती दुनिया के शक्तिशाली और अमीर नेता के तौर पर भी की जाती है। पाकिस्तान में ईसाई समुदाय ने लाहौर के 2 चर्चों पर तालिबान के हमले को लेकर फैसलाबाद और लाहौर की सड़कों पर सोमवार को प्रदर्शन किया। योहानाबाद इलाके में 2 चर्चों पर किए गए हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 70 लोग जख्मी हुए थे। योहानाबाद में 1 लाख से ज्यादा ईसाई रहते हैं और रविवार की प्रार्थना के दौरान यहां 2 चर्चों पर बम हमले किए गए थे। प्रदर्शनकारी फैसलाबाद के मिल्लत रोड पर जमा हुए और आतंकी हमले के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पाकिस्तान में रविवार को हुए आतंकी हमले की चीन ने भी निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमलों से बड़ा झटका लगा है और बहुत दुख हुआ है। वहीं चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन किसी भी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खात्मे और देश की स्थिरता के लिए चीन पाकिस्तान के प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेगा। इराक की सेना ने टिक्रित शहर के 75% इलाकों पर कब्जा कर लिया है। ये इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन का गृहनगर है। करीब 150 आईएसआईएस के आतंकियों से अब भी मुठभेड़ जारी है, जबकि कई अहम इलाकों को इराकी सेना ने छुड़ा लिया है। आईएसआईएस से शहर को वापस लेने के लिए स्थानीय लड़ाके सेना का साथ दे रहे हैं। इराकी सेना ने अब तक 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा किया है। वहीं इस दौरान सेना को भी नुकसान की खबरें हैं। ये तस्वीरें टिक्रित में सद्दाम हुसैन के मकबरे की हैं, जिससे आतंकियों और सेना के बीच हो रही लड़ाई में नुकसान पहुंचा है। इराकी सेना के लिए मोसुल की तरफ बढ़ने से पहले टिक्रित पर नियंत्रण करना जरूरी था।
मोसूल शहर पर कब्जे के लिए इराकी सेना अगले महीने ऑपरेशन शुरू करेगी। मोसूल इराक का वही शहर है जिस पर पिछले साल सबसे पहले ISIS के आतंकियों ने कब्जा किया था और ये आतंकी संगठन अपनी रणनीति यही से तय करता है। इराकी सेना का कहना है कि वो टिकरित में पूरी सतर्कता के साथ ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और शहर पर कब्जे के बाद उन्हें लोगों के वापस लौटने की उम्मीद है। ब्राजील के राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को पद से हटाने की मांग करते हुए लाखों लोगों ने ब्राजील में विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन ब्राजील के 22 राज्यों और राजधानी ब्राजीलिया में हुए हैं। सबसे बड़ा प्रदर्शन विपक्ष के गढ़ साओ पाउलो में हुआ, जहां करीब 5 लाख लोग राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरे। कई प्रदर्शनकारी ब्राजील के झंडे लहरा रहे थे और उन्होंने राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की पीली जर्सी पहनी हुई थी। ये प्रदर्शनकारी भ्रष्टाचार और वर्कर्स पार्टी की सरकार के विरोध में नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डिल्मा रूसेफ को तेल कंपनी पेट्रोब्रास में हुए कथित भ्रष्टाचार के बारे में जरूर पता रहा होगा। विपक्ष का आरोप है कि जिस वक्त ब्राजील की सरकारी तेल कंपनी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ तब डिल्मा रूसेफ कंपनी की प्रमुख थी। हालांकि राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार में अपनी किसी भी भूमिका से साफ इनकार किया है। वहीं अटॉर्नी जनरल की जांच में भी उन्हें निर्दोष पाया गया था। शुक्रवार को राष्ट्रपति के समर्थन में भी लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। उनके समर्थकों का कहना है कि चुनाव के महज 5 महीने बाद राष्ट्रपति को हटाने की मांग सत्ता हथियाने की कोशिश है। वर्कर्स पार्टी ने जनवरी 2003 में सत्ता संभाली थी और लूला डी सिल्वा राष्ट्रपति बने थे, जबकि अक्टूबर 2014 के राष्ट्रपति चुनाव में डिल्मा रूसेफ ने दोबारा जीत हासिल की है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि सीरिया में गृह युद्ध को खत्म करने के लिए सीरिया सरकार से बात करनी ही होगी। कैरी ने कहा कि हालात को देखते हुए अमेरिका सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से बातचीत करने के लिए तैयार है। एक इंटरव्यू में कैरी ने कहा कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि 4 साल से चल रहे इस संकट का समाधान हो सके। कैरी ने कहा कि अमेरिका इस बात पर जोर दे रहा है कि असद बातचीत के लिए आगे आए और इसके लिए उन पर दबाव बनाया जाए। कैरी के मुताबिक अमेरिका ने मसले को लेकर सीरिया संकट से जुड़े अलग अलग पक्षों से बातचीत की है। वहीं सीरिया की सरकारी मीडिया की तरफ से अब तक कैरी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। अमेरिका पहले राजनीतिक समझौते के तहत राष्ट्रपति असद के पद से हटने पर जोर देता रहा है, लेकिन कैरी के बयान से ये साफ नहीं हो सका है कि अमेरिका के रुख में कोई बदलाव आया है या नहीं। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के मुताबिक साल 2011 से जारी गृह युद्ध में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि सीरिया की आधी से ज्यादा आबादी को विस्थापित होना पड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी को उम्मीद है कि ईरान के विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम को लेकर दुनिया के 6 शक्ति राष्ट्र समझौते को अंतिम रूप देंगे। ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और जर्मनी का लक्ष्य इस महीने के आखिर तक समझौते को तैयार करने का है, ताकि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सके। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के मुताबिक जुलाई तक समझौता पूरी तरह से लागू हो जाएगा। कैरी ने कहा कि जिस तरह ईरान दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, ऐसे में उसे काम करने देना चाहिए। ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे वक्त से विवादों में रहा है। पश्चिमी देश ईरान पर आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान परमाणु कार्यक्रम की आड़ में परमाणु हथियार विकसित कर रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की जांच के घेरे में आने वाले सबसे बड़े सेना अधिकारी की कैंसर से मौत हो गई है। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक चीन की तीनों सेनाओं के कमान संभालने वाले सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पूर्व उपाध्यक्ष शू काई हो की रविवार रात अस्पताल में मौत हो गई। पिछले साल मार्च से रिश्वत के आरोपों का सामना कर रहे सेना अधिकारी शू के खिलाफ जांच चल रही थी। शू के मामले में अक्टूबर 2014 में सैन्य जांच पूरी हो गई थी और केस के लिए सभी सबूत पेश किए गए, लेकिन अब तक सजा नहीं सुनाई गई थी। शू काई हो पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ के कार्यकाल में 6 साल तक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष रहे। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से उन्हें सस्पेंड किया गया और फिर मिलिट्री सर्विस से भी बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि रिश्वत और भ्रष्टाचार के जरिए उन्होंने जो अवैध संपत्ति बनाई थी, उसके लिए कानून के तहत कार्रवाई होगी।
ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला बायोनिक हार्ट विकसित किया है। बायोनिक हार्ट धड़कता नहीं है, लेकिन शरीर में खून की सप्लाई को बखूबी अंजाम देता है। इस बायोनिक हार्ट को ऑस्ट्रेलिया के इंजीनियर डॉक्टर डेनियल टिम्स ने विकसित किया है। अगले 3 साल में इस बायोनिक हार्ट का इंसानों में परीक्षण किया जा सकता है। डॉक्टर डेनियल टिम्स ने अपनी पढ़ाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक दिल बनाने की योजना पर काम शुरू किया था। 2001 से डॉक्टर डेनियल टिम्स इस पर रिसर्च कर रहे थे। दिल की बीमारी से जूझ रहे मरीजों के इलाज में कारगर साबित होने वाले इस उपकरण का नाम टिम्स ने बिवेकॉर रखा है। भेड़ में इस कृत्रिम दिल का प्रत्यारोपण करने में कामयाबी हासिल कर ली गई है। पहले विकसित कृत्रिम दिल के मुकाबले बायोनिक हार्ट की मियाद 10 साल ज्यादा होगी। उम्र 100 साल, लेकिन छलांग आसमान से। साउथ अफ्रीका की एक महिला ने कुछ यूं अपना 100वां जन्मदिन मनाया और दुनिया को फिट और हौसलामंद रहने की नसीहत दी। केप टाउन में जॉर्जिना हेवुड ने जब स्काई डाइविंग की तो हर एक की आंखें फटी रह गई। I said it was a wonderful experience to be able to look around and see the earth below me. जॉर्जिना ने 92 साल की उम्र में भी स्काई डाइविंग की थी, लेकिन 8 साल बाद उम्र का शतक लगाने पर यह कारनामा उससे भी कई गुना बड़ी मिसाल है। उन्होंने उन करोड़ों लोगों को एक सबक दिया है जो बढ़ती उम्र को एक बोझ मानकर जिंदगी को शिद्दत से जीना छोड़ देते हैं। जॉर्जिना का ये हौसला देखकर तो यही कहने को मन कर रहा है, तुम जियो हजारों साल। दस दिन पहले बीबीसी की बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर बवाल मचा था और पश्चिमी मीडिया ने भारत पर सवाल खड़े करने की कोशिश की। लेकिन हम आपको दिखाते हैं अमेरिका और ब्रिटेन में महिलाओं की स्थिति, जिस पर पश्चिमी मीडिया कभी गौर नहीं करता। टेलीकास्ट नहीं किया जाना चाहिए। निर्भया के साथ हुई दरिंदगी पर हाल ही में बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसका भारत के विरोध के बावजूद ब्रिटेन में प्रदर्शन किया गया। वहीं अब इस डॉक्यूमेंट्री को अमेरिका में भी दिखाया जा चुका है। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाकर भारत में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न को दिखाने की कोशिश की कि आखिर कैसे भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया में भारत की छवि को गलत तरीके से पेश करने वाले पश्चिमी मीडिया को अपना सच क्यों नहीं दिखता। आखिर क्यों अमेरिका और ब्रिटेन में होने वाली घटनाओं की खबरें खुलकर सामने नहीं आती हैं। सवाल है कि क्यों पश्चिमी मीडिया रेप जैसे संवेदनशील मसले पर दोहरे मापदंड अपनाता है। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में रेप की जो घटना हुई उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि खुद के विकसित होने का दावा करने वाले और बाकी देशों को सीख देने वाले अमेरिका और ब्रिटेन का सच क्या है? कैसे इन देशों में महिलाओं को यौन हिंसा का शिकार होना पड़ता है? और सबसे बड़ी बात ये कि भारत की तुलना में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। पहले आपको ब्रिटेन के आंकड़े दिखाते हैं, जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ब्रिटेन में हर रोज रेप की करीब 35 घटनाएं होती हैं। पिछले साल यानी 2014 के दौरान ब्रिटेन में 22,000 ज्यादा रेप के मामले दर्ज हुए थे। 2013 में ब्रिटेन की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के एक आंकड़े के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में करीब 85,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। ब्रिटेन में हर साल 4 लाख से ज्यादा महिलाओं से शारीरिक छेड़छाड़ के मामले दर्ज होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के हर 5 में से एक महिला कभी न कभी शारीरिक छेड़छाड़ की शिकार हुई है। वहीं दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की तस्वीर भी कमोबेश यौन उत्पीड़न के मामलों को लेकर ऐसी ही है। एक अमेरिकी सर्वे के मुताबिक अमेरिका में हर 5 में से एक महिला यौन उत्पीड़न का शिकार होती है, तो वहीं हर 4 में से एक महिला को उसके ही पार्टनर की तरफ से मारा पीटा जाता है। 2010 के बाद किए गए सर्वे के मुताबिक अमेरिका में हर साल 10,30,000 महिलाएं रेप या फिर रेप की कोशिश का शिकार होती हैं।
जबकि अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक साल 2014 में 1,88,380 महिलाएं यौन हिंसा का शिकार हुई। साफ है, आंकड़े अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर की सोच और हकीकत बयां कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी मीडिया इस पर कभी सवाल खड़े नहीं करता और न ही कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है। रेप, महिला उत्पीड़न और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार एक वैश्विक समस्या है जिससे भारत भी पीड़ित है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि दुनिया में भारत की पहचान के तौर पर जानी जाने वाली दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत दौरे पर आई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ चीफ क्रिस्टीन लोगार्ड ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आईएमएफ चीफ ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रही इकोनॉमी बनने की राह पर है। साथ ही उन्होंने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए देश की विकास दर 7.25% रहने का अनुमान लगाया। आईएमएफ चीफ क्रिस्टीन लगार्डे की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कई मायनों में खास है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए दुनिया की नजर भारत पर टिकी है। खुद लगार्डे ने क्लाउडी ग्लोबल इकोनॉमी में भारत को चमकता सितारा करार दिया है। आईएमएफ चीफ ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात की। ग्लोबल इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए आईएमएफ को भारत से काफी उम्मीदें हैं। लगार्डे के मुताबिक भारत की जीडीपी अगले 4 सालों में जापान और जर्मनी की जीडीपी से भी ज्यादा हो जाएगी। साथ ही भारत का प्रोडक्शन भी रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया के संयुक्त उत्पादन से ज्यादा हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर भारत का वेटेज उभरते बाजारों में काफी ज्यादा है। आईएमएफ ने मोदी सरकार की ओर से किए गए सुधारों के चलते भारत की इकोनॉमी में तेज उछाल आने की संभावना जताई है। The macroeconomic stability framework to the country in order to continue to encourage investors and for India to remain this bright spot of the global economy. आईएमएफ चीफ के मुताबिक 2019 तक इंडियन इकोनॉमी का आकार 2009 के मुकाबले दोगुना हो जाएगा। क्रिस्टीन ने भारत की तारीफ भी की कि जब दुनिया के कई देश स्लो ग्रोथ रेट से जूझ रहे हैं तो भारत हाई ग्रोथ रेट की ओर बढ़ रहा है। आईएमएफ के मुताबिक भारत का ग्रोथ रेट इस साल चीन को पार कर सकता है। आईएमएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत का ग्रोथ रेट 7.25% रहने का अनुमान जताया है, जो अगले साल बढ़कर लगभग 7.5% हो सकता है। आईएमएफ का मानना है कि भारत के लिए अपनी युवा आबादी का फायदा उठाने और ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बनने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं, क्योंकि देश बड़ी संभावनाओं से लैस नया अध्याय शुरू करने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आपको कॉमिक्स पसंद है? क्या आप किसी कॉमिक कैरेक्टर के फैन हैं? लेकिन क्या आप इतने बड़े फैन हैं कि आप उनकी तरह दिखने लगेंगे और वैसे ही एक्ट करने लगेंगे? कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला लंदन में। देखिए खास रिपोर्ट। इस नजारे को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि कॉमिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। कोई सुपरमैन बना है तो कोई ज़ॉम्बी तो कोई विच। लंदन का ये सुपर कॉमिक बुक कन्वेंशन हर साल अपने साथ इसी तरह ढेर सारे रंग लेकर आता है। लोग अपनी पसंद के डिज्नी कॉमिक कैरेक्टर्स बनकर आते हैं, उसी तरह से ड्रेसअप होते हैं और वैसे ही बन जाते हैं। अपने फेवरेट कैरेक्टर के लिए प्यार दिखाने का भला इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। इस इवेंट में इस साल लोग एक से बढ़कर एक कॉस्ट्यूम्स में नजर आए और किसका कॉस्ट्यूम है सबसे बेस्ट, इसके लिए रखी गई लंदन सुपर कॉस्ट्यूम चैंपियनशिप, जिसमें 52 फैंस ने हिस्सा लिया। इस फैंस को स्टेज पर जाकर अपना कॉस्ट्यूम तो डिस्प्ले करना ही था, साथ ही अपने कैरेक्टर की तरह एक्ट भी करना था। ढेर सारी परफॉर्मेंस देखने के बाद जजेस ने 25 साल के रोज कॉम्बोल्ट को विनर घोषित किया, जिन्हें ड्रैगन कॉन का ट्रिप तोहफे में दिया गया। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। मैं बैक स्टेज था और सब तालियां बजा रहे थे और मैं सोच रहा था कि ये लोग किसके लिए तालियां बजा रहे हैं, और वो मेरे लिए थी। मैंने इस बार खुद के लिए एक चैलेंज सेट किया था कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा। मैंने ब्रॉडवे देखा और पहली बार डिज्नी और कॉस्ट्यूमिंग ट्राई किया, और इसी कैरेक्टर और कॉस्ट्यूम की वजह से आज मुझे जीत मिली है।
ये मेरी जिंदगी का अब बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। इस इवेंट में हर कोई कंपटीशन का हिस्सा बने नहीं आता। कोई अपने डेली रूटीन से ब्रेक लेने के लिए आता है तो कोई दोस्त बनाने आता है। मैंने यहाँ कई दोस्त बनाए हैं और ऐसे ड्रेसअप होने में बहुत मजा आता है। सब लोगों के सेम इंटरेस्ट होते हैं, हर कोई अजीब नजर आता है और सब मिलकर अजीब हो जाते हैं। ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा कॉमिक बुक इवेंट माना जाता है, जो इस साल चौथी बार मनाया जा रहा है। इस एनुअल इवेंट की खास बात यही है कि लोग यहाँ बेफिक्र होकर अलग अलग अंदाज में एक दूसरे के साथ मस्ती करते दिखाई देते हैं और इस इवेंट को लंदन के लिए और भी स्पेशल बना देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।